जय हिंद साथियों। 17 नवंबर डेली करंट अफेयर्स में सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में इंडोनेशिया ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंडोनेशिया ने भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। साथियों, अगले वर्ष भारत में होगा G20 का सम्मेलन न्यू दिल्ली में। इस वर्ष कहां पर हुआ था? तो इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया था। किस नंबर का था? 17 नंबर का G20 सम्मेलन था। यदि आपसे पूछा जाए कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है, तो इनका नाम है जोको विडोडो। इन्होंने 16 नवंबर 2022 को कहां पर? बाली में, जो 2 दिन का 15-16 नवंबर को 2 दिन का G20 सम्मेलन हुआ है, उसके समापन की औपचारिक रूप से पीएम मोदी जी को G20 की अध्यक्षता सौंप दी है। हालांकि 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता भारत ग्रहण करेगा। 18वां G20 सम्मेलन कहां पर होगा? अगले वर्ष भारत में होगा, सितंबर महीने में होगा, न्यू दिल्ली में होगा। पूछा जा सकता है। अब आपसे एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है कि G20 सम्मेलन की थीम क्या है? तो थीम है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे बात आई है G20 की, तो मैं आपको G20 के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी बतानी। G20 को हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ 20। इसकी स्थापना कब हुई है? 1999 में हुई है। इसमें कौन से देश शामिल हैं? जो विकसित देश हैं और जो विकासशील देश हैं, वो देश इसमें शामिल हैं। इसमें टोटल 19 कंट्री हैं और यूरोपीय संघ शामिल हैं। इसमें भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यहाँ पर पूरे सदस्य देश आपके सामने लिखे हुए हैं। ये सारे सदस्य देश शामिल हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि आपसे पूछा जाए कि 2021 में, यानी पिछले वर्ष, G20 का सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो इटली में हुआ था। इस वर्ष इंडोनेशिया में, अगले वर्ष भारत में। इन तीनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। साथियों, यदि आपसे पूछा जाए कि G20 का सबसे पहला सम्मेलन कहां पर हुआ, कब हुआ? 2008 में हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका, वॉशिंगटन में आयोजित किया गया था। G20 का कोई भी ऐसा हेडक्वार्टर नहीं है, स्थायी कोई सचिवालय नहीं है। दोस्तों, इसकी अध्यक्षता बारी बारी से विभिन्न देश ग्रहण करते हैं। G20 सदस्य देशों की बात करें तो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 60% G20 में आता है। पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है 80% G20 देशों से आती है और 75% पूरी दुनिया का जो व्यापार है, जो ट्रेड है, वो G20 में शामिल है। साथियों, मैं हूं राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाता हूं डेली करंट अफेयर्स। दोस्तों, यहां पर आपको मिलता है स्पेशल स्टैटिक जीके ऑल जीएस सब्जेक्ट कवरेज। सबसे आखिरी में आपको यहां पर स्टैटिक जीके मिलता है। डेली में बहुत सारे विषयों को कवर कराता हूं। इस क्लास की एक और विशेष बात है कि यहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी मिलता है। तुरंत पढ़िए, उसी समय अपना टेस्ट दीजिए, ताकि आपका दिमाग, पूरा ध्यान पूरे सेशन में रहे और लास्ट में अपना आप एनालिसिस कीजिए आपने कितने अच्छे से पढ़ा है। मेरी क्लास केवल 25 से 30 मिनट की होती है। साथियों, डेली करंट अफेयर्स आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स, या फिर आप लिखें डेली करंट अफेयर्स बाय राजा गुप्ता सर, या फिर आप क्रेजी जीके ट्रिक करंट अफेयर्स लिखे डेली करंट अफेयर्स, तो आपको सर्च इंजन में आराम से डेली करंट अफेयर्स मिल जाए। देखिए साथियों, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। तुम हारना नहीं, तुम डटे रहना। दोस्तों, धैर्य आप सभी के लिए वो शक्तिशाली औषधि है जो आपको लंबा खेलने में मदद देगी। इसलिए लगे रहिए, एक न एक दिन तो सफल होना ही होना है। लिख के रखिए, मेहनत करते रहिए डेली। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। व्हाट्सएप इंडिया के प्रमुख कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो व्हाट्सएप इंडिया के प्रमुख थे अभिजीत बोस। इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा आप। साथियों, व्हाट्सएप इंडिया के जो हेड थे अभिजीत बोस और मेटा इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर, इनका क्या नाम है? इनका नाम है राजीव अग्रवाल। इन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया है। अब भारत में व्हाट्सएप पॉलिसी के डायरेक्टर कौन है?
शिवनाथ ठकराल को भारत में सभी मेटा ब्रांडों के लिए पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर बनाया गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहां पर मेटा लिखा हुआ है, फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा रख लिया है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब मेटा के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, मेटा ने हाल ही में, अभी आपको मैं बता दूं, पूरे भारत में, पूरे विश्व में छटनी चल रही है। बहुत सारी बड़ी बड़ी जो संस्था है, बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लोगों को निकाल रही है। दुनिया में लगभग 11,000 लोगों को निकाला है। ट्विटर ने अपने आधे से ज्यादा एम्प्लॉयज को फायर कर दिया। जिस दिन एलॉन मस्क सीईओ बने थे, उन्होंने पूरी तरीके से अधिग्रहित किया था ट्विटर को, क्योंकि इकोनॉमी थोड़ा सा अभी डाउन जा रही पूरे वर्ल्ड की। इस वजह से बहुत सारे लोगों की छटनी की गई है। साथियों, एग्जाम में हमेशा बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक से, तो मैं आपको व्हाट्सएप के बारे में बता देता हूँ। आपसे अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई है, तो जनवरी 2009 में इसकी स्थापना हुई है। यदि आपसे पूछा जाए कि इसके फाउंडर मेंबर कौन थे, तो ये हैं जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन। ठीक है, ये इसके वास्तविक मालिक हैं। दोस्तों, फरवरी 2014 में मैंने आपको बताया फेसबुक मेटा का ये स्वामित्व बना 2014 में। व्हाट्सएप के प्रमुख कौन है? बिल कैथकार्ट। क्या नाम है इनका? बिल कैथकार्ट। दोस्तों, हमारी डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, वीडियो और क्विज सेक्शन के लिए भी आप डेली करंट अफेयर्स की प्रॉपर सिस्टमैटिक क्विज बनी हुई है। बहुत सारे बच्चे डेली क्विज अटेंड करते हैं, अपना एनालिसिस करते हैं हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर। वहां पर आप जा करके पीडीएफ, क्विज और वीडियो हर एक दिन का, यदि आपको मिस भी हो गया है, हालांकि यूट्यूब की प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है, वहां से भी जा करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान को किसने शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है नेशनल वीमेन कमीशन, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग बोलते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे होम मिनिस्ट्री लिखे तो होम मिनिस्टर कौन है? प्रेजेंट में गृह मंत्री हैं अमित शाह। विदेश मंत्रालय किनके पास है? तो एस जयशंकर जी के पास है विदेश मंत्रालय। नीति आयोग के प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं पीएम मोदी जी, उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। क्या नाम है इनका? सुमन बेरी। और सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर है। दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं कि डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान किसके लिए है। तो दोस्तों, ये अभियान है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने साइबर स्पेस में जो महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, उनको डिजिटल रूप से मजबूत बनाने और उनकी स्किल को डेवलप करने के लिए ये चौथा चरण शुरू किया है। दोस्तों, हमारे देश का विकास केवल पुरुषों से नहीं हो सकता और ना केवल महिलाओं से हो सकता है। दोनों जब साथ चलेंगे, तब हमारे देश, तब हमारे विश्व का कल्याण होगा। तो हमारी जो महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, उन्हें भी डिजिटल नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इसलिए डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 को लॉन्च किया गया है। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, डिजिटल शक्ति अभियान की शुरुआत 2018 जून में की गई थी और इस परियोजना के माध्यम से 3 लाख से अधिक महिलाओं को साइबर सुरक्षा युक्तियां और तरकीबों के बारे में जागरूक किया जाता है। दोस्तों, आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, आजकल बहुत ज्यादा साइबर क्राइम हो रहे हैं। आपसे ओटीपी लेकर के आपके अकाउंट से पैसे गायब कर दिए जाते हैं। खासकर महिलाओं के साथ ऐसा देखने को मिल रहा है। डिजिटल का जमाना है, अगर भारत को आगे बढ़ना है, डिजिटल युग में भारत को और आगे जाना है, तो महिलाओं को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। इसलिए ये अभियान शुरू किया गया है। साथ ही यहाँ पे बात हमने नेशनल वीमेन कमीशन की है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब इसकी स्थापना हुई? 1992 में हुई है। ये महिलाओं के हितों की रक्षा करती है, महिलाओं की राइट्स की रक्षा करती है। इसकी प्रेजेंट में अध्यक्ष रेखा शर्मा है और सबसे पहले अध्यक्ष थे जयंती पटनायक। इनका निधन हो चुका है, अब हमारे बीच में नहीं रहे। साथियों, यहां पर हमने बात की थी राष्ट्रीय महिला आयोग की। भारत में बहुत सारे आयोग हैं, मैं आपको कुछ प्रमुख आयोग के अध्यक्ष बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, यह भी पूछा जाता है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, यानी इंग्लिश में बोले नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं अरुण कुमार सिंह। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी, जो हमारे इंग्लिश के छात्र जुड़े हुए हैं, मैं भी इंग्लिश मीडियम का ही छात्र हूँ, लेकिन अब मुझे हिंदी बहुत पसंद आती है। मैं सीबीएसई से ही पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन अब हिंदी इतना प्यार है अपनी मातृभाषा से, अब दोनों माध्यम से अच्छे से आपको पढ़ा पाता हूँ। कोशिश करेंगे तो सब संभव है। तो देखिए, अल्पसंख्यक मतलब होता माइनॉरिटी कमीशन। इकबाल सिंह लालपुरा ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी। एसटी आयोग के अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। एससी आयोग के अध्यक्ष हैं विजय सांपला। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनय कुमार त्रिपाठी जी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एनके सिंह। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारतीय पेशेवरों के लिए 3000 वर्क वीजा जारी करने की मंजूरी दी? तो साथियों, अभी हाल ही में यह फैसला ब्रिटेन ने किया है। 3000 वर्क वीजा जारी किए जाएंगे जो भारतीय प्रोफेशनल्स हैं। साथियों, यूनाइटेड किंगडम की जो सरकार है 16 नवंबर 2022 को भारत के युवाओं के लिए हर साल देश में काम करने के लिए 3000 वीजा की मंजूरी कर रही है। भारत और यूके के बीच में इसके लिए एग्रीमेंट हुआ था। ये वीजा जो है ब्रिटेन भारत माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत किया गया है। 2021 में इन दो के बीच में समझौता हुआ था और भारत इस तरह की योजना से फायदा लेने वाला पहला देश है। यानी अच्छा है, ऋषि सुनक के आने के बाद हमारे भारतीयों को फायदा होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच में और मजबूती देखने को मिल रही है और अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। यूके सरकार ने यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम्स को मंजूरी दी है। 18 से 30 साल तक जो ग्रेजुएटेड भारतीय नागरिक हैं वो ब्रिटेन में रहेंगे और 2 साल तक काम करने के लिए 3000 वीजा प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम की बात आ रही है तो प्रेजेंट में हाल ही में प्रधानमंत्री बनाए गए ऋषि सुनक लिज ट्रस की जगह पर। आप याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है, काफी विवादित था, बहुत ही कम समय के लिए लिज ट्रस बनी रही। कैपिटल लंदन है, ब्रिटिश पाउंड यहाँ की करेंसी है और किंग्स चार्ल्स हाल ही में किंग बने हैं। एलिजाबेथ सेकेंड इनका हाल ही में निधन हुआ है, उसके बाद किंग्स चार्ल्स थर्ड यहाँ के राजा बने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 15 नवंबर को किस राज्य में पेशा अधिनियम को लागू किया गया है? तो 15 नवंबर को कहां पर लागू किया गया? एमपी में पेशा अधिनियम को लागू किया गया है। साथियों, ग्राम सभा के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्र में यहां पर प्रशासन शासन किया जाएगा, इसे कहते पेशा अधिनियम। साथियों, मध्य प्रदेश सरकार ने 15 नवंबर को राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम को लागू किया है। इस दिन मैंने आपको पढ़ाया था बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है, राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। इसी अवसर पर एमपी में है शहडोल जिला, वहां पर एक समारोह हुआ था और भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इसमें शामिल हुए और इन्होंने इसकी घोषणा की है। तो पेशा का फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। जहां पर अनुसूचित क्षेत्र है वहां पर पंचायत के प्रोविजंस लागू होंगे। ठीक है, ग्राम सभा की मदद से अनुसूचित क्षेत्रों में क्या किया जाएगा, वहां पर शासन किया जाएगा, इसे हम कहते हैं पेशा। साथियों, 24 दिसंबर याद रखिएगा, 24 दिसंबर 1996 को पेशा को संसद ने लागू किया था और ये जो अधिनियम है संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल क्षेत्रों में लागू है जो आदिवासी समुदाय के प्रभुत्व वाले जिलों से प्रशासन से संबंधित है। भारत के और भी राज्यों में ये लागू है, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों में भी लागू है। आज की नॉलेज की फैक्ट्री में आज मैं आपको बताने वाला हूं 2022 में बदले हुए नाम। एग्जाम की दृष्टि से 2 से 5 नंबर आपका यहां से भी पक्का होता है।
चलिए सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान। देखिए इसका नाम बदलकर अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान कर दिया गया। प्रवासी भारतीय केंद्र नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन किया गया है। पहले भारत की ये कौन थी? विदेश मंत्री थी, अब हमारे बीच में नहीं रही। विदेशी सेवा संस्थान का भी नाम बदलकर सुषमा स्वराज विदेश संस्थान कर दिया गया है। दोस्तों सेना खेल संस्थान स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा खेल संस्थान स्टेडियम किया गया है। अभी हाल ही में इन्हीं के सम्मान में पुणे का जो आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम है उसका भी नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम किया गया है। इसके अलावा दोस्तों पर्यावरण भवन जो है इसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया है। चंडीगढ़ हवाई अड्डा हाल ही में भगत सिंह हवाई अड्डा कर दिया गया है। आगे बढ़ूंगा मैं। चेनानी नाशरी सुरंग इसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग किया गया है। काकोरी ट्रेन षड्यंत्र इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन किया गया है। ये काकोरी ट्रेन कांड भी बोला जाता है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम अरुण जेटली स्टेडियम हो गया है। ईरानी मुद्रा रियाल तुमान हो गया है। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को दोनों को मर्ज करके संसद टीवी किया गया है। और अभी हाल ही में उत्पल कुमार सिंह क्या बनाए गए हैं? इसके हाल ही में महानिदेशक बनाए गए उत्पल कुमार सिंह। राउरकेला हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किया गया है। और शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग और वाटरवेज किया गया है। नोट कर लीजिए, पूछा जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे साथ नोट्स बनाते रहिए। पीडीएफ आप इकट्ठा ही करते रह जाएंगे। पीडीएफ केवल एक माध्यम होता है कि चलो हमने देख लिया, डेली प्रिंट आउट नहीं निकलवाया जा सकता। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है और नेशनल चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। ठीक है। 5 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की याद में हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। एक महत्वपूर्ण दिवस और भी बताता हूं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, तो याद रखिएगा 3 मई को मनाया जाता है। देखिए भारतीय प्रेस परिषद के प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई और यहाँ पर है सूचना एवं प्रसारण मंत्री, तो ये है अनुराग ठाकुर। हमारी जो राइट टू फ्रीडम जिसको हम यूज करते हैं आर्टिकल 19 में इसके बारे में बताया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत बहुत पीछे है, 180 में भारत का स्थान 150 है। संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है। तो संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास युद्ध अभ्यास उत्तराखंड राज्य में हाल ही में शुरू हुआ है। कहां पर? उत्तराखंड राज्य के औली में शुरू हुआ है। किसके बीच में? भारत अमेरिका संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, यानी भारत और अमेरिका के बीच में। इस अभ्यास का जो पिछला एडिशन था वो हुआ था एल्मडॉर्फ रिचर्डसन अलास्का में हुआ था 2021 अक्टूबर महीने। यह अभ्यास 2004 में यूएस आर्मी पैसिफिक पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया था। भारत और अमेरिका के बीच में होता है कोप इंडिया जो कि वायुसेना अभ्यास है। वज्र प्रहार विशेष बलों का अभ्यास है। टाइगर ट्रंप अभ्यास मानवीय सहायता और कोई डिजास्टर आ जाती है आपदा राहत अभ्यास है। मालाबार अभ्यास ये बहुदेशीय मतलब कह सकते बहुपक्षीय अभ्यास है। इसमें भारत अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल होते हैं। चतुर्भुज नौसैनिक अभ्यास कह सकते हैं। रेड फ्लैग अमेरिका का बहुपक्षीय हवाई अभ्यास है। ये भारत और अमेरिका के बीच में होते हैं। इसके अलावा और भी मैं आपको बता दूं, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में, गरुण वरुण डेजर्ट नाइट और शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में होता है। इंद्रधनुष
अजय वारियर और कोंकण भारत और ब्रिटेन के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति होता है, भारत और श्रीलंका के बीच में स्लीनेक्स होता है। चलिए, मॉर्गन स्टैनली के अनुसार इस दशक 2020-2030 में भारत किस क्रम की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो मॉर्गन स्टैनली ने बोला है भारत 2020-2030 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। चलो, बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे भारत नंबर 1 बने, हमारा इंडिया नंबर 1 बने, इससे अच्छी बात क्या है? साथियों, अमेरिकी निवेश बैंकिंग फर्म है जिसे हम बोलते हैं मॉर्गन स्टैनली, व्हाई दिस इज इंडियाज डिकेड, इस शीर्षक वाली एक रिपोर्ट जारी की है और इसमें इन्होंने बताया है, अभी हाल ही में एसबीआई ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत 2029 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। जी, देखिए, मॉर्गन स्टैनली के बारे में मैंने आपको बताया। मॉर्गन स्टैनली जो है अमेरिका की बहुराष्ट्रीय निवेश बैंकिंग फर्म है। 1935 में न्यूयॉर्क शहर में इसकी स्थापना हुई। चलिए, एशियाई एयर गन निशानेबाजी चैंपियनशिप में शिव नरवाल और सागर डांगी ने कौन सा पदक जीता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो एशियाई एयर गन निशानेबाजी चैंपियनशिप में इन दोनों ने गोल्ड पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। साथियों, ये जो चैंपियनशिप है 15th एशियन एयरगन चैंपियनशिप है, डेगू में हो रही है। डेगू कहां पर है? डेगू साउथ कोरिया में है, दक्षिण कोरिया में है। मैंने आपको पढ़ाया था। भारत ने अब तक 17 मेडल जीते हैं। इस प्रतियोगिता में भारत ने 17 मेडल जीते हैं। जो शिव नरवाल हैं, इन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में, जबकि सागर डांगी ने पुरुषों की जूनियर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। पुरुष और महिलाओं की युवा टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक हासिल किया है। विजय वीर सिद्धू ने कांस्य पदक जीता है। आज का आखिरी प्रश्न है, नवी टेक्नोलॉजीज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में नियुक्त किया है? महेंद्र सिंह धोनी को हाल ही में नवी टेक्नोलॉजीज ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये गरुड़ एरोस्पेस के भी ब्रांड एम्बेसडर है, गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर। इसमें इन्होंने अभी हाल ही में इन्वेस्ट भी किया है। सौरव गांगुली बंधन बैंक के हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, बंधन बैंक के। और भी ब्रांड एम्बेसडर मैं आपको बताने वाला हूं। नवी जो है, नवी टेक्नोलॉजीज किस पे काम करता है? तो ये होम लोन पर काम करता है, जनरल इंश्योरेंस पे काम करता है, पर्सनल लोन पर काम करता है। तो ये एक प्रकार का वित्तीय उत्पाद बेचता है। साथियों, यहां पर लिस्ट ऑफ ब्रांड एम्बेसडर, तो रैपिड, बहुत तेजी से मैं आपको बताने वाला हूं। यूपी के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह है। फिनो पेमेंट बैंक के पंकज त्रिपाठी हैं। टाटा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा है। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत हैं। अरुणाचल प्रदेश के संजय दत्त हैं। इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर रानी रामपाल और स्मृति मंधाना है। देश के मेंटर अभियान के ब्रांड एम्बेसडर सोनू। केरल पर्यटन एडवेंचर के पीआर श्रीजेश हैं। एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन और मीराबाई चानू। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स की रसमलाई में जुलाई महीने के महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने ये रहे। आरबीआई ने किस बैंक की अपनी मूल कंपनी के साथ विलय को मंजूरी दी है? तो एचडीएफसी के साथ इन्होंने अभी मंजूरी दी है विलय की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में पहला स्थान किस राज्य का है? तो यह है ओडिशा। कौन सा राज्य है? ये ओडिशा राज्य है। विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? जूनोसिस मतलब होता है जो जानवरों से बीमारी फैलती है, उसको हम जूनोसिस बोलते हैं। 6 जुलाई को मनाया जाता है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए लोक प्रशासन में किस पुरस्कार की स्थापना की जाएगी? तो यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड। पी गोपीनाथन नायर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कौन थे? तो वो स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे। तीसरा अंतरराष्ट्रीय ड्रोन एक्सपो
कहां पर आयोजित किया गया? दिल्ली में। ठीक है, याद रहेगा। चलिए 10 प्रश्न आ रहे हैं, रेडी? कमेंट बॉक्स पर कमेंट की झड़ी लगा दो। सारे कमेंट में पढ़ता हूं, मैं आपको बता चुका हूं। चलो, 2021 में G20 सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो 2021 में G20 सम्मेलन कहां पर हुआ था? इंपॉर्टेंट है, बताओ। इटली में हुआ था। ग्रुप ऑफ 20 की स्थापना किस वर्ष की गई? 1999 में। बिल कैथकार्ट किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के प्रमुख हैं? तो ये व्हाट्सएप के हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। एसटी आयोग के अध्यक्ष के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एसटी आयोग के अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। किंग्स चार्ल्स थर्ड किस देश के राजा हैं? तो ये राजा हैं यूनाइटेड किंगडम के। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत अनुसूचित जनजाति का वर्णन किया गया है? याद रखना 342। राजपथ का नया नाम क्या है? तो राजपथ का नया नाम है कर्तव्य पथ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत 150 प्लेस पर। टाइगर ट्रंप भारत और किस देश के बीच में अभ्यास किया जाता है? भारत और अमेरिका के बीच में। साथियों 16 नवंबर का रिवीजन करेंगे यहां पर। तैयार हैं आप सभी? शुरू करें क्या? चलो। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया शरत कमल अचंता को। 15 नवंबर 2022 को दुनिया की जनसंख्या कितनी हो गई? 800 करोड़ यानी 8 अरब। भारत का पहला जैविक डेटा केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? तो ये कहां पर स्थापित किया गया? पहला जैविक डेटा केंद्र फरीदाबाद में। कहां पर? फरीदाबाद में। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये कार्लोस सोरा को प्रदान किया जाएगा। ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य कौन बने हैं? तो ये सभी हैं, उपरोक्त सभी हैं। सी विजिल 22 रक्षा अभ्यास कहां पर शुरू हुआ है? बताओ कमेंट बॉक्स पर। पूर्वी समुद्री तट पर। हरित ऊर्जा खुली पहुंच पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो आरके सिंह, राजकुमार सिंह। अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 किस देश में होगा? श्रीलंका में होगा। जी शिवराम कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, वह कौन थे? तो वह एक फिल्म निर्माता थे, तेलुगु फिल्म निर्माता थे। बताओ इसमें कितना स्कोर किया आप लोगों ने। आज का सवाल है, किस देश ने भारतीय पेशेवरों के लिए 3000 वर्क वीजा जारी करने की मंजूरी दी है? कमेंट बॉक्स पे बताना। स्टैटिक जीके के पिटारे में आज हम ब्लड से संबंधित जानकारी को इकट्ठा करेंगे, जानेंगे। तैयार हो जाइए, आपका टेस्ट भी होगा और आपको जानकारी भी मिलेगी। रेड ब्लड कर्व्स का औसत जीवन काल आरबीसी का कितना होता है? तो 100 से 120 दिन होता है। इनमें से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों को ऑक्सीजन देता है, यानी ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा। तो ये काम आरबीसी करता है। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिका यानी जो बेकार हो जाती हैं आरबीसी, वो कहां पे नष्ट होती हैं? तो ये प्लीहा में नष्ट होती हैं, जिसे हम बोलते हैं स्प्लिन। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं पर क्या फर्क पड़ता है? जब आप ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, तो आरबीसी की जो संख्या होती है, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। आकार नहीं बढ़ता, उसकी संख्या बढ़ती है। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम है? थ्रोम्बोसाइट। रक्त का थक्का जमाने में काम आती है। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बढ़ जाती है? अगर आपके शरीर में आरबीसी बढ़ गई है तो एनीमिया, हेमोफीलिया, पॉलीसाइथीमिया, आपको पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा। हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में किसका महत्वपूर्ण घटक है? यानी हीमोग्लोबिन कहां पर पाया जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म या फिर पट्टिकाणु?
प्लेटलेट्स, तो ये पाया जाता है आरबीसी में। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ, जो क्या होता है, शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने नहीं देता, यानी क्लॉटिंग नहीं करने देता। अंदर क्लॉटिंग हो जाएगी, मर जाओगे, बाहर क्लॉटिंग जरूरी है। फाइब्रिनोजन, हिपेरिन, थ्रोम्बिन, तो यह है हिपेरिन, हमारे लीवर बनाती है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन को भी लीवर बनाता है, लेकिन शरीर के बाहर ये रक्त का थक्का जमाता है, ब्लड क्लॉट करता है। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकर्ता है, यानी स्वीकार करने की इसकी क्षमता होती है, तो ये है O माइनस, O नेगेटिव। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? एंटीबॉडी कौन बनाता है? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। तो लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट बनाता है, ठीक है। जब एड्स होता है तो लिम्फोसाइट खत्म हो जाते हैं। प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है, यानी जो नेचुरल कोलाइड है वो कौन है? तो नेचुरल कोलाइड ब्लड है, ठीक है। चलिए, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? कौन सा रक्त समूह सर्वदाता, अरे मैंने लगता है उल्टा बता दिया क्या, सार्वभौमिक स्वीकर्ता है, यानी लेने वाला। ये मैंने देने वाला बता दिया, देने वाला क्वेश्चन तो आगे है, तो ये ए बी नेगेटिव है, ठीक है। और जो सार्वभौमिक देने वाला होता है वो कहलाता है ओ नेगेटिव, ठीक है। तो बताओ कैसा लगा आप लोगों को सेशन? स्टैटिक जीके का पिटारा मिल गया। अब क्या करोगे, इतनी सारी चीजें आपको मिल रही 25 से 30 मिनट में। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और रूट एप्लीकेशन पर भी हमारे कुछ स्पेशल बैचेस हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम वहां पर भी अपडेट देते रहते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक। और वाकई अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो फिर राजा गुप्ता सर को सपोर्ट करिए, क्रेजी जी के ट्रिक को सपोर्ट करिए। प्रेस दी लाइक बटन, प्रेस दी शेयर बटन, और घंटी वाला बटन दबाना, सब्सक्राइब बटन दबाना, इतना तो कर ही देना गुरु दक्षिणा के रूप में। बाकी फिर हम मिलेंगे इसी ऊर्जा, इसी जोश के साथ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।